हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है आपके KVS NVS दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर इंग्लिश पोर्शन। सो बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे NVS के KVS के, जैसे कि जो कि जनरल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो से ज़रूर आप एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मोर ओवर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टाउट वाइट मैन। स्टाउट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, NVS के एग्ज़ाम में पूछा गया था। The underlined word does not mean the same as. Stout का हमें बेसिकली एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। फ्रेल, अनयील्डिंग, हार्डी या फिर स्टर्डी। सो सबसे पहले तो हमें स्टाउट का मतलब ही पता होना चाहिए कि स्टाउट का मतलब क्या होता है। स्टाउट मीन्स होता है हैवी, फैटी, हेल्दी। ठीक है, हेल्दी नॉट इन दैट सेंस कि बंदा बहुत हेल्दी है, परफेक्ट है। हेल्दी मतलब मोटे वाला हेल्दी, स्टाउट। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही पतला। अनयील्डिंग मतलब होता है जो कि चीज़ उपजाऊ ना हो। हार्डी मतलब भी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हार्ड है बंदा, उस तरीके से आप सोच सकते हैं। बट हार्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, परफेक्टली फिट। देन स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब भी होता है परफेक्टली फाइन, स्ट्रॉन्ग, हैवी, हेल्दी। सब आपको आंसर पता चल गया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है फ्रेल। इम्पॉर्टेंट वर्ड है फ्रेल भी काफ़ी एग्जाम्स में, नहीं तो आपको ऑप्शंस में देखने को ये वर्ड बहुत मिलता है। नेक्स्ट ये प्रपोजिशन से क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पहले की इंग्लिश की सीरीज़ की वीडियोस देखी हैं तो मैंने बहुत उस पर फोकस करके बताया कि जो फाइंड द एरर क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली प्रपोजिशन से आते हैं। सो आप देखिए, ये भी एक प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है। सो इसमें बेसिकली हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। एक सेंटेंस है और हमें बताना है किसी एक सेंटेंस में ना गलती है, कौन से पार्ट में गलती है। इफ़ यू केयर फॉर जियोलॉजी देयर इज़ वर्क फॉर यू इन द हिमालयाज टू सेलोन। सो इफ़ यू केयर, ठीक है ये। सो ए पार्ट में तो गलती नहीं है। फॉर जियोलॉजी, अगर आप अपनी जियोग्राफी की केयर करते हो तो फॉर जियोलॉजी भी ठीक है। देयर इज़ वर्क फॉर यू, ये भी ठीक है। इन हिमालयाज टू सेलोन। सो जो गलती है ना वो पार्ट डी में है। और गलती क्या है, यहाँ पे इन नहीं आना था, यहाँ पे आना था फ्रॉम दी हिमालयाज टू सेलोन। अब आप मतलब अगर आप अपनी ज्योग्राफी की केयर करते हो तो आपके पास आपके लिए एक काम है हिमालय से लेके सिलोन तक। तो आपने सुना होगा फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है। सो बेसिकली हिंदी में हिमालय से लेकर सिलोन तक, तो उसकी जो यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन आना चाहिए था वो फ्रॉम होना था, ठीक है, क्योंकि टू लगा दिया। सिर्फ अगर एक ही जगह होता ना तो इन द हिमालयाज तक होता तो वो हो सकता था कि हिमालय में आपके लिए काम है। बट इन्होंने बता दिया वहाँ से लेके वहाँ तक, सो फ्रॉम आना था ना कि इन। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, क्योंकि इसमें एरर है, इसमें गलती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का जो हमें मतलब बताना है सिनोनिम का वो है वेंट। ये वेंट है VENT। सो दी ऑप्शंस आर ओपनिंग, स्टॉज, एंड या फिर पास्ट टेंस ऑफ द गो। सो एक होता है गो वेंट गॉन वाला, जिसमें गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, उसके स्पेलिंग्स होते हैं WENT। बट जो यहाँ पे वेंट है VENT, ये होता है एक ओपनिंग, चाहे वो किसी वॉल की ओपनिंग हो, चाहे वो किसी मशीन की ओपनिंग हो। सो जो वेंट का मतलब होता है वो होता है ओपनिंग। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, ओपनिंग। और जो ऑप्शन बी है स्टॉज का मतलब होता है काफ़ी हैवी फूड, जो कि कार्बोहाइड्रेट से फुल हो, लाइक पोटैटोज़ वगैरह। सो स्टॉज का मतलब होता है काफ़ी हैवी खाना।
बट जो वेंट का यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन ए है, ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है और फ्रेजल वर्ब भी एक वोकैब का ही पार्ट है। सो पेपर में वोकैब से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। 3 तो डेफिनेटली मिलेंगे ही, क्या पता 4 भी मिल जाए देखने को 10 में से। सो वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। सो हमें एक सेंटेंस दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं फ्रेजल वर्ब के, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अ वर्किंग पार्टी हैज़ बीन सेट अप टू डैश द प्रॉब्लम, लुक बैक द प्रॉब्लम, लुक इनटू द प्रॉब्लम, लुक इन द प्रॉब्लम या फिर लुक अराउंड द प्रॉब्लम। सो जो यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा लुक इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर देखने के लिए। अब लुक इन भी लग रहा होगा कईयों को, बट नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। हमेशा कभी भी हम ऐसी प्रॉब्लम की तरफ अगर गौर करते हैं तो हमेशा हम यही लिखते हैं, लुक इनटू द प्रॉब्लम। सो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो। एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, वर्ड्स जो हम पढ़ेंगे आगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो बेसिकली अपना फीडबैक दीजिएगा एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही कुड नॉट राइट इवन अ सिंपल रिपोर्ट। सो बेसिकली ये सेंटेंस, अब इसमें करना क्या है हमें देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ द वॉइस इन द अबव सेंटेंस बीन करेक्टली चेंज। हमें ये एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है जो कि है ही कुड नॉट राइट इवन अ सिंपल रिपोर्ट। एक्टिव पैसिव मैंने आपको कराया है, ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में। सो आपको बताना है कि इसको पैसिव में किस तरीके से, सही तरीके से बदला हुआ है। 4 ऑप्शंस है। सो अब आपके ना दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम ये सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी है एक्टिव पैसिव की, आप इसे कर पा रहे होंगे। हमेशा अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, है ना। तो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के पूरे बाद वाली लाइन हमारी ऑब्जेक्ट होती है। तो वर्ब क्या है, राइट, तो इसके बाद वाली लाइन क्या है, इवन अ सिंपल रिपोर्ट। तो अब आप देख लो इवन अ सिंपल रिपोर्ट किससे स्टार्ट हो, किस ऑप्शन में है, 1 और 4 में। तो अब आप लगा लो या तो 1 होगा हमारा ऑप्शन या तो 4th। सो इवन अ सिंपल रिपोर्ट हैड नॉट बीन। हैड क्यों आएगा, मैंने आपको रूल समझाया था। हैड सिर्फ तभी आता है अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव में भी हैड मेंशन हो। तो यहाँ पे हैड तो मेंशन है ही नहीं, बचा क्या 4th ऑप्शन। पढ़ लेते हैं पूरा। इवन अ सिंपल रिपोर्ट कुड नॉट बी रिटन बाय हिम। सो बेसिकली 4th एकदम करेक्ट है। आई होप आप इसे कर पा रहे होंगे अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है। इसमें मैंने आपको पूरे अच्छे से रूल समझाया था, कैसे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। रूल्स बताए थे कि जो वर्ब्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। सो 4th यहाँ पे हमारा करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही कुड नॉट पुल आउट विद एनी अदर पर्सन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अबव द सेंटेंस बीन करेक्टली इम्प्रूव्ड। सो बेसिकली ये भी वोकैब और फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें हमें बताना है, ये ऊपर एक गलत सेंटेंस है, ही कुड नॉट पुल आउट विद एनी अदर पर्सन। इसको किस तरीके से, सही तरीके से लिखा जा सकता है, बेस्ट वे में क्या कैसे लिखा जा सकता है। 4 ऑप्शन है वो हमें बताना है। ही कुड नॉट पुल इन टू विद एनी अदर पर्सन, नो। ही कुड नॉट पुल ऑन विद एनी अदर पर्सन, ये भी नहीं होगा। ही कुड नॉट पुल फॉर विद एनी अदर पर्सन, लास्ट भी देख लेते हैं, ही कुड नॉट पुल अप विद एनी अदर पर्सन। सो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है, काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, आपको चारों ही अजीब से लग रहे होंगे तो किसी से भी मेल नहीं खा रहा, आई नो, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ही कुड नॉट पुल फॉर विद एनी अदर पर्सन। अब हम समझेंगे हर एक फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ही कुड नॉट पुल फॉर एनी अदर पर्सन एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि पुल फॉर का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना, किसी को अपनी तरफ खींचना। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे किसी को अपनी तरफ
इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, अब जो ऊपर वाले ऑप्शंस थे ना वो बिल्कुल भी मेल ही नहीं खा रहे थे। अब आप देखो, पुल इनटू का मतलब होता है, पुल इनटू मतलब किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी पर्टिकुलर स्थान पे प्रवेश करना। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, आने जाने की बात ही नहीं हो रही। पुल ऑन मतलब गहरी लंबी सांस अंदर लेना। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स यही बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। पुल ऑन का मतलब ऐसा तो कुछ और ही लगता है कि क्या है, और इसका मतलब एकदम ऑपोजिट सा ही होता है। पुल मतलब भी खींचना, पुल इनटू, पुल ऑन, देखने में पुल पुल ही है, बट ऑन लगा दिया, टू लगा दिया, इनटू लगा दिया, फॉर लगा दिया, सबका मतलब अलग। ठीक है, सो पुल अप का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को रोकना। तो यहाँ पे ना रुकने की बात हो रही है, ना हम कोई हवा अंदर खींच रहे हैं, जैसे हम सिगरेट वगैरह या कुछ भी पीते हैं तो हम इनहेल करते हैं ना, डीप ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसी भी बात नहीं हो रही। सो जो यहाँ पे सबसे, हम कह सकते हैं जो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है फॉर, मतलब अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करना। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो यही होगा, ही कुड नॉट पुल फॉर with any other person. Next question. Restructure the following parts into a correct sentence. So आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आया ही था, ABCD टाइप्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको 5, कईयों में आपको 4 ऑप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, बट NVS के एग्जाम में इन्होंने 5 ऑप्शंस दिए थे, तो 5 ऑप्शन और ज़्यादा थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं, 4 है तो थोड़ा और इजी हो जाता है। तो अब हमें देखना है कि इन 5 को मिला के सबसे बेस्ट वे में सेंटेंस किस वे में बन रहा है। अब देखो, जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप तो एक बार ही सेंटेंस पढ़ लो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस ऐसे बन सकता है तो आप अपने हिसाब से आप मिला सकते हो। बट जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या आएगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे आप पहचान सकते हो। सबसे पहले तो आप देख लो कि सेंटेंस इज से तो कभी नहीं स्टार्ट होगा, इज, आर, ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल सेंटेंस नहीं होगा। इज द इंडियन पीपल्स, नो। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल कट। दैट से भी, दैट हैज इम्प्रेस्ड, बिल्कुल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ड्स से कभी भी बिल्कुल सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, दैट, विच, ये जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, इनसे कभी भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होंगे। कहीं केसेस में हो सकते हैं जैसे कि थ्रू वगैरह, तो उस केस में आप क्या करिए, और हेल्पिंग वर्ब इज, आम, आर से भी बहुत कम, रेयर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहे तभी होगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे क्वेश्चंस नहीं स्टार्ट होते। अब आपको क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे सेंटेंस हो, तो आप सबसे पहले ऑप्शन 1 पे देखो कि CDAEB, सी पे सबसे पहले क्या है, वन इंडियन वर्च्यू। ठीक है, ये बन सकता है तो इसको पूरा पढ़ लेना। फिर बी का आप देखो कि बी में क्या है, CADBE, तो सी से तो बन ही रहा है, मैंने आपको बताया है, वन इंडियन वर्च्यू से स्टार्ट हो सकता है। सो फिर आप उसे ना बिल्कुल एलिमिनेट मतलब काटते रहो। अगर आप पहले आप 1 पे पढ़ो, अगर 1 के सारे ठीक बैठ रहे हैं तो ठीक है, फिर भी आप नेक्स्ट वाला भी पढ़ लो। सो जो अगर आपको लग रहा है अरे ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही, अगर हम इन्हें बना रहे हैं ये तो बिल्कुल भी अजीब सा सेंटेंस बन रहा है, तो उसे काट दो। ठीक है, अब एंड में ना मोस्टली हमेशा 2 ही बचते हैं, 2 एकदम ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे ऑप्शंस में जो कि बिल्कुल ऊट पटांग सा मतलब बन रहा होगा, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रहा होगा उसका, तो उसको तो आप पहले ही काट दो। अब जो 2 बचे होंगे ना उनको आप बार बार पढ़ो। ठीक है, 2-3 बार में आपको पता लग जाएगा कि एकदम सही है। सबसे पहले तो आप तभी एलिमिनेट कर दो कि ये सेंटेंस इज, दैट यहाँ से तो शुरू होगा ही नहीं। सो जिस ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस इज और दैट से शुरू है उसको तो आप देखो ही मत। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CADBE, मतलब वन इंडियन वर्च्यू दैट हैज इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली एंड डीपली is the Indians people freedom from rancor.
रैनकॉर मतलब हेट्रेड, ठीक है, ये मैं आपको एक अच्छा वर्ड बता रही हूँ, सिनोनिम्स में आपको काम आएगा, एंटोनिम सिनोनिम में। सो रैनकॉर मतलब होता है हेट्रेड, दुश्मनी। सो आप ऐसे इनको कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा सेंटेंस कैसे बनेगा, सीधा ऑप्शंस के साथ जाओ, फर्स्ट ऑप्शन के सारे 5 लगा के देख लो, सी है पहले, ए है, डी है, जो भी है, बैठ रहा है मतलब तो ठीक है, फिर भी आप नेक्स्ट पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा तो बिल्कुल कट कर दो, नेक्स्ट की ओर बढ़ो। ये वाले ना ज़्यादातर एलिमिनेट तरीके से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑगस्ट। सो 1 अगस्त तो हम सभी को पता है कि मंथ है, साल का जो 7th मंथ होता है दैट इज़ अगस्त, बट यहाँ पे अगस्त का मीनिंग कुछ और है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉमन, रिडिकुलस, डिग्निफाइड या फिर पेटी। सो अगस्त का जो मतलब होता है वो होता है काफ़ी रेप्यूटेड बंदा, काफ़ी रिस्पेक्टेड बंदा। सो जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है अगस्त से वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ डिग्निफाइड। सो डिग्निफाइड, रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड, ऑगस्ट, ये सभी ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और जो ऑप्शन डी है पेटी, पेटी का मतलब होता है बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बेजल। सो एम्बेजल का क्या मतलब है हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, मिस अप्रोप्रिएट, बैलेंस, रेमिनरेट या फिर क्लियर। सो जो एम्बेजल का मतलब होता है, एम्बेजल मतलब होता है जब हमारे पास, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं किसी के लिए और हमें पैसा संभालने को दिया हुआ है, बट हमने वो पैसा अपने लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर लिया या फिर थोड़ा सा पैसा उसमें से चुरा लिया, तो इसको बोलते हैं एम्बेजल। सो जो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मिस अप्रोप्रिएट। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब यही होता है कुछ गलत करना। बैलेंस तो नहीं होगा। रेम्यूनरेट होता है जब आप किसी को किसी के काम के लिए पैसे देते हैं, सो ये भी नहीं होगा। एम्बेजल का मतलब क्लियर भी नहीं होगा। सो मिस अप्रोप्रिएट होता है जो काम सही नहीं है। सो एम्बेजल का मतलब भी जब आप चोरी कर रहे हो तो वो काम सही नहीं है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। कर्सरी। सो कर्सरी, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, अगेन नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन को घुमा के फिरा के पूछ रखा है। पहले था सिमिलर टू द वर्ड, अब है नियरेस्ट मीनिंग। आपको सिनोनिम वर्ड भी दिखने को मिल सकता है। सो पहले का मतलब भी सिनोनिम था, नियरेस्ट मीनिंग का भी सिनोनिम ही मतलब है। सो हमें कर्सरी का मिलता जुलता वर्ड सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। थॉरो, रेयर, डीप या फिर सुपरफिशियल। सो जो कर्सरी का मतलब होता है, कर्सरी का मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो उसकी, बस आप ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हो, ठीक है। अब थॉरो का क्या मतलब होता है, थॉरो का मतलब आपने सुना ही होगा, थॉरो स्टडी। थॉरो स्टडी मतलब डिटेल स्टडी, आप बहुत केयरफुल वे में पढ़ रहे हो। और इसका तो उल्टा हो जाएगा कर्सरी का, ये तो कर्सरी का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं, केयरलेसली। रेयर का मतलब काफ़ी ज़्यादा कम पाने वाला, ठीक है। रेयर मतलब बहुत कम, बहुत कम। डीप, डीप का मतलब क्या होता है, अगेन डिटेल, डीप स्टडी, डीप मतलब काफ़ी अंदर। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब भी क्या होता है, ऊपर ऊपर से। सो जो कर्सरी से मिलता जुलता वर्ड है वो है सुपरफिशियल, और सुपरफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में ये वर्ड देखा जाता है तो आप इसे स्टार लगा सकते हैं, इसके आगे इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरफिशियल। या तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है, सीधा सीधा वर्ड्स में ही आ जाता है ये। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। तो आप देखिए कि कितने सारे इन्होंने वोकैब से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम से, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने एक ही पेपर का प्रीवियस ईयर लिया है, बहुत से हर सब्जेक्ट के हुए हैं आपको पता है। सो ये मैंने एक ही पेपर का लिया, तो इसी में देख लिए तीसरा क्वेश्चन है वोकैब से। अब इसमें हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। विपरीत अर्थक मतलब एवर्जन,
एवर्जन के 4 ऑप्शन, हमें एवर्जन का बताना, उल्टा मीनिंग क्या है। एवर्जन का पहले मतलब समझते हैं। एवर्जन मतलब घृणा करना, किसी को हम पसंद नहीं करते, या फिर डिसलाइक करना, हेट करना। सो हेट, डिसलाइक, एपथी, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एवर्जन से मिलते जुलते हैं। अब हमें इसका उल्टा बताना है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब है? एंटीपैथी मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, उसके लिए हम अच्छी भावना नहीं रखते अपने मन में। फिर है लाइकिंग। एवर्जन मतलब किसी को लाइक नहीं करना, लाइकिंग मतलब हम किसी को पसंद करते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का एवर्जन का जो उल्टा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, वो है लाइकिंग। एवर्जन मतलब किसी को पसंद नहीं करना, लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने पिछले 7-8 महीने पहले 2 वीडियोस बनाई थी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे। सो मैंने उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं करवाए थे, आई रिमेंबर सिर्फ 25-30 वर्ड्स करवाए होंगे, या 20-25 वर्ड्स। आपको 2 वर्ड्स, उन 25-30 में से आपको 2 वर्ड्स आज के पेपर में ही देखने को मिल जाएंगे। एक तो एवर्जन था, मुझे याद है अवर्जन था। एंटीपैथी मैंने उसमें करवाया था। सो मैंने उन वीडियोस के लिंक नीचे डाल रखे हैं, वो ऐसी वीडियो है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, सो जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो 20-25 वर्ड्स हमेशा है कि वो पूछा ही जाता है। सो मैंने सिर्फ ऐसे वर्ड्स रखे हैं। सो इसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस में से ही आप लगा लो 2 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएबल ही होगी, यूज़फुल ही होगी आपके लिए। सो ज़रूर देखिएगा, आपको आई एम श्योर 2-3 नहीं तो 1 वर्ड तो उन 20-25 में से आपको मिल ही जाएगा देखने को अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एक्यूमेन। एक्यूमेन भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो दी ऑप्शंस आर अबंडेंस, बिटरनेस, डेफिसिट या फिर क्विकनेस ऑफ इंसाइट। सो यहाँ पे जो एक्यूमेन का मतलब होता है वो होता है क्विकनेस ऑफ इंसाइट। मतलब जब आप किसी चीज़ को राइटली जज कर लेते हो, जब आप किसी इंसान को अच्छे से पहचान लेते हो। सो मतलब क्विकनेस ऑफ इंसाइट मतलब आप चीज़ों को ईजिली, जल्दी से पहचान लेते हो। सो राइट, जजमेंट, क्विकनेस ऑफ इंसाइट एक्यूमेन के कुछ सिनोनिम्स है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। तो हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन से पार्ट में एरर है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ नो फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होता है। सो देयर इज़ नो वर्ड लाइक फर्नीचर्स। So here the correct answer will be the B option. Next question. Complete the sentence given below with the help of options that follow. Lakhs of people dash COVID-19 in 2021. So हमें फिलअप भरना है, ठीक है, जिसका सही मतलब बैठ रहा है। So first option became victims of, lakhs of people became victims of मतलब पीड़ित होना, कोविड-19 से 2021 में पीड़ित हुए। वर्ड सुकम टू का मतलब मर जाना या फिर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। वर गॉट किल्ड इन, सो वर गॉट किल्ड इन नहीं आएगा, या तो वर किल्ड इन, ठीक है, या तो गॉट किल्ड इन। सो इस गलत है। हैड विक्टिमाइज्ड बाय, ये बिल्कुल ही गलत है, विक्टिमाइज्ड बाय नहीं आएगा। सो जो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन 1, और बोर्ड ने भी इसे ही माना है, बिकेम विक्टिम्स ऑफ कोविड-19 इन 2021, मतलब कोविड-19 से पीड़ित हुए। सो जो मोस्ट, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो प्रेपोजिशन है विक्टिम के साथ ऑफ ही आएगा और सुकम के साथ हमेशा टू ही आएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद करने वाली है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वो कैब से ही है।
Which of the options that follow correctly fill in the blanks in the sentence given below? तो हमें 4 phrases दे रखे हैं, ठीक है. हमें बताना है जो ये fill up है, जो डैश है, इसके अंदर कौन सा phrase ठीक बैठेगा. We dash at 7 to be able to catch the 7:30 train. We set in at 7. We set out at 7. We set about at 7. या फिर we set on at 7. देखो इसमें इन, अबाउट और ऑन तो क्यों ही लगेगा, एक प्रेपोजिशन तो ऑलरेडी सेंटेंस में लगी हुई है. आप ऐसे भी सोचकर आंसर दे सकते हैं. आप देख सकते हैं कि एट तो प्रेपोजिशन ऑलरेडी लगी है, तो 2 प्रेपोजिशन कभी भी एक साथ नहीं लगेंगी, ठीक है. सेट इन एट बिल्कुल गलत है ना. सेट आउट एट, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन ही है. क्यों? अगर आपको मतलब पता है तो वेल एंड गुड. सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, जब हम किसी जर्नी को शुरुआत करने को रेडी रहते हैं, ठीक है, प्लान करते हैं कि हम अपनी जर्नी इस टाइम पे शुरू करेंगे. तो इस सेंटेंस के हिसाब से भी जर्नी की बात हो रही है कि हम 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कि हम 7:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ पाएँ. मतलब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं. अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रेपोजिशन कभी यूज ही नहीं होंगे. इन लग गया तो इन एट एक साथ नहीं आएगा. आउट, सेट आउट एट, आउट प्रेपोजिशन नहीं है तो ये लग सकता है. सेट अबाउट, अबाउट भी प्रेपोजिशन है, अबाउट एट नो. देन सेट ऑन एट, ऑन भी एक प्रेपोजिशन है, उसको आप एट के साथ नहीं यूज करोगे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सेट आउट. Next sentence, the sceneries of these places move my heart up to a great extent. So कौन से पार्ट में मिस्टेक है यहाँ पे? The answer is the A part. जी हाँ, A पार्ट में मिस्टेक है. यहाँ पे सीनरीज नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था? सीनरी. सीनरीज कोई वर्ड ही नहीं होता, हमेशा सीनरी हम लिखते हैं. क्यों? क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है. हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और इसको हम प्लूरल में चेंज कर ही नहीं सकते. सीनरी के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं. अब चाहे वो पहाड़ हो या फिर जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी, वो क्या है? आपकी आंखों के सामने एक सीनरी है, तो वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, ठीक है. तो इसलिए ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल में सीनरीज नहीं लिख सकते. सिंगुलर में भी ये सीनरी है, प्लूरल में भी ये सीनरी ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑपुलेंट पीपल प्ले चेस इन देयर फ्री टाइम. सो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है? द आंसर इज द डी पार्ट. जी हाँ, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच लोग, अमीर लोग, ठीक है. सो अमीर, इस सेंटेंस का मतलब है कि अमीर लोगों की आदत है कि वो चेस खेलते हैं अपने फ्री टाइम में. सो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. If there is no need to improve it, select no improvement. So sentence है, जो अंडरलाइन वर्ड है इस सेंटेंस में, उसको हमें रिप्लेस करना है इन 4 ऑप्शन से. तो पढ़ते हैं. She are having 2 brothers and 3 sisters. बहुत बहुत सिंपल है ये. So are having की जगह क्या होना चाहिए? Is having, has, have. No improvement, sorry, first option no improvement. No improvement, is having, has और या फिर have. अगर कंफ्यूजन होगी तो बी और सी ऑप्शन में हो सकती है आपको. अगर आपने टेंसेस अच्छे से पढ़े, आप 2 सेकंड में कर लोगे. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हैज. शी हैज 2 brothers and sisters. Is having, आर हैविंग होगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस सेंटेंस है. आईएनजी लग जाता है तो कंटिन्यूअस होता है, मतलब कोई कार्य अभी भी चल रहा है. तो
किसी के 2 भाई 3 बहनें हैं तो ये कार्य अभी चल थोड़ी रहा है, सो इसलिए ये गलत हो जाएगा, आईएनजी वाला तो होगा ही नहीं, सो हैज़ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। तो हमें करेक्ट वर्ड भरना है, क्या आएगा, वाइल, एज, बिफोर या फिर वॉट। क्लॉज यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमें करेक्ट क्लॉज को यूज़ करना है। सो शी इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो जो यहाँ पे यूज़ होगा क्लॉज वो होगा वाइल है। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट। रेटिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आपको ये भी बार बार देखने को मिलता है। सो द ऑप्शंस वी हैव आर वन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, वन हु स्पीक्स अ लॉट, स्टर्बन या फिर वन हु जोक्स अ लॉट। सो जो रेटिसेंट का मतलब होता है वो होता है जो कि बहुत कम बातें करता है किसी व्यक्ति से, या फिर इंट्रोवर्ट होता है। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, मीन्स वन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, मतलब जो अपने आप में ही रहता है और औरों से ज़्यादा बातें नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज जेलस डैश मी, यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन यूज होगा, बाय, विद, ऑफ। तो प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है ये वाला आंसर भी करेक्ट है या फिर ये ऑप्शन भी सही है। बट कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा एक ही प्रकार का प्रेपोजिशन यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल जेलस के साथ हमेशा ऑफ ही लगता है विद 1 F। ही इज जेलस ऑफ मी। सो है द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेपोजिशन के ऊपर वीडियोस लाऊं कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है एग्जाम में, ज़्यादातर कौन से प्रेपोजिशन रिपीट होते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीलिया स्पेंट ऑल द डे इनटू हर रूम टुडे, नो एरर। सो किस पार्ट में एरर है, अमीलिया स्पेंट ठीक है, ऑल द डे इनटू, सो इनटू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन हर बेडरूम टुडे, इन हर रूम टुडे। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इनटू की जगह इन आना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज अनॉयड डैश हर ब्रदर by, with, at, for. So she was annoyed with her brother. So here the correct answer will be the B option, with, ना कि at। बहुत बच्चों को लग रहा होगा at her brother भी हो सकता है, but here the correct answer is the B option. Next question, choose the correct synonym of the word amiable। हमें amiable का सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, हॉस्टाइल, प्रूडेंट, फ्रेंडली या फिर डिटेस्ट। जल्दी से आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। सो जो एमिएबल का करेक्ट आंसर है सिनोनिम वो है फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है काफ़ी लविंग, फ्रेंडली नेचर वाला। सो इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अवाउच। हमें अवाउच का करेक्ट सिनोनिम बताना है। द ऑप्शंस आर अफर्म, वो, गारंटी या फिर इमेच्योर। सो बेसिकली जो अवाउच का मतलब होता है वो होता है जब आप बिना डरे
अपना व्यू पॉइंट सामने रखते हो, जो आपको सही बात लगती है, अपना आप ओपिनियन बिना डरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपना जब आप ओपिनियन रखते हो, उसे हम कहते हैं अवाउच। और जो इससे मिलता जुलता आंसर है, सिनोनिम है, वो है अफर्म। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो अफर्म और अवाउच दोनों का ही मतलब है जब आप बेडर होके अपना ओपिनियन रखते हो, इसको हम कहते हैं अफर्म करना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो का मतलब है जब आप कसम खाते हो, कुछ प्रॉमिस करते हो कि ये चीज़ मैं करूँगा या फिर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, सो उसे हम कहते हैं वो लेना, मतलब कि कसम लेना या फिर ऐसा प्रॉमिस लेना जो कि आप किसी भी हाल में नहीं तोड़ोगे। देन जो सी और डी ऑप्शन है, गारंटी और इमेच्योर, आई होप आपको इनका मतलब पता होगा। इमेच्योर का मतलब होता है समवन हु इज़ नॉट वेरी मेच्योर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादा मेच्योर नहीं है, उसे हम इमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एपेथेटिक एंड स्ट्रिंजेंट। सो एपेथेटिक, स्ट्रिंजेंट ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं, तो हमें एक और सिनोनिम बताना है और दोनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम एपेथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब डिस्कस करते हैं। एपेथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जब आप औरों की फीलिंग्स की ज़्यादा केयर नहीं करते, या फिर जब आप औरों के प्रति कठोर हो, औरों के प्रति जब आप बेसिकली इनडिफरेंट आपका नेचर है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या फील कर रहे हैं, जब आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते औरों की भावनाओं में, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं एपेथेटिक, स्ट्रिंजेंट या फिर इनडिफरेंट बिहेवियर। सो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हॉस्टाइल, ओमिनस, रिपल्सिव या फिर कैलिस। सो कैलवस, तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग बताना है स्ट्रिंजेंट और एपेथिक वर्ड से। सो जो ए ऑप्शन है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है हेट्रेड, मतलब नफरत। बी का मतलब है ओमिनस, मतलब बैड लक। सी का मतलब है रिपल्सिव, अगेन रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है घृणा करना, हेट्रेड करना। और डी जो कैलवस है, इसका मतलब होता है बीइंग इनडिफरेंट, मतलब औरों की फीलिंग्स की केयर ना करना। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। सो कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे? नीदर ही नॉर हिज फादर दोनों ही करेक्ट है। इज इंटरेस्टेड इन, सो ये जो पार्ट सी है, इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी, ये भी करेक्ट है। नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा, नीदर नॉर, ईदर और, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, बाय, फॉर, टू या फिर टू वर्ड्स। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। सो एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू ही यूज होगा, ठीक है। सो आप प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी टीजीटी एग्ज़ाम और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम, बिकॉज जो प्रेपोजिशन का वर्ड है वो सीधा फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड द एरर टाइप में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर प्रेपोजिशन से ही पूछे जाते हैं। सो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं कराती कि जो कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे ना हो, हमेशा वही वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि अच्छे वर्ड्स हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एपैथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर आप डबल स्टार लगा लो। एपैथी का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, होपलेसनेस। तो जब हमारी होप्स ख़त्म हो जाती हैं, हम उदास हो जाते हैं ना, निराश होना हिंदी में बोल सकते हैं। सो इसके सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम मतलब इसके ऑपोजिट, उल्टे वर्ड्स। सो जो एपैथी के सिनोनिम है वो है
अनकंसर्न और इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब भी यही होता है जब आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, होप नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। इनडिफरेंस बहुत आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है, एपैथी आपको बहुत ऑप्शंस में देखने को मिलता है, और इसका जो एंटोनिम उल्टा हो जाएगा वो होगा किसी की केयर करना, कंसर्न करना। अब देखिए एपरेंट। एपरेंट वर्ड आपने बहुत सुना भी होगा डे टू डे लैंग्वेज में, बट ज़्यादातर लोगों को मतलब नहीं पता होता इसका होता क्या है। एपरेंट का मतलब होता है एकदम साफ, क्लियर, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखो, क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल, कॉन्स्पिशियस, ऑब्वियस, एविडेंट। ये सारे ही इसके मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स हैं, और इनमें से भी जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो कॉन्स्पिक्यूअस है। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और इसका क्या मतलब है, एकदम क्लियर, क्लैरिटी, साफ, स्पष्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो बड़ा ऑब्वियस है ना। एविडेंट भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब इसके ऑपोजिट देखो, हिडन, इनविजिबल, बिहाइंड, एम्बिगुअस और ऑब्सक्योर। डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो बच्चे मतलब जो भी कैंडिडेट्स है, अगर आप और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर आपने इससे पहले अगर वर्ड्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एम्बिगुअस, एपैथी, ऑब्सक्योर, ये वर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं। सो एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, इन दोनों का क्या मतलब है, जो कि आपको क्लियर नहीं है चीज़। मिस्टीरियस, सीक्रेट, अनसर्टन, ये सारे वर्ड्स सबको पता ही होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, एपरेंट, कॉन्स्पिक्यूअस, एविडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। थर्ड वर्ड देखिए आर्डेंट। आर्डेंट भी इंपॉर्टेंट है। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, मतलब एक्साइटेड, ठीक है, काफ़ी उत्साह से भरा हुआ। सो इसके सिनोनिम्स देखो, ईगर, डिवोटेड, इंटेंस, एक्साइटेड, पैशनेट का भी यही मतलब होता है, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट भी मतलब विद फुल विगर, विद फुल एक्साइटमेंट। जीलियस, जील, ये सारे ही वर्ड्स का मतलब है काफ़ी एक्साइटेड होना, उत्साह से भरा। अब जो इसके एंटोनिम्स है वो है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब किसी मतलब नॉट इंटरेस्टेड। इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड सिंपल लैंग्वेज में। स्लगिश, एपैथेटिक, लेथार्जिक, डल, मतलब जब ये सारे ही उसका मतलब निराशा है ना। एक तो होता है बहुत एक्साइटेड, उत्साह से भरे हुए, इसका ऑपोजिट होगा बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, काफ़ी निराशा से भरे हुए, तो अभी तो आप में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे स्लगिश और इनडिफरेंट, एपैथेटिक, ये हम सब ऊपर वर्ड्स पढ़ चुके हैं, एपैथी एपैथेटिक से ही बना है। सो नेक्स्ट एरेगन, सॉरी एरेन। एरेन, एरेन का मतलब होता है कलंक लगाना, किसी पे ब्लेम करना, किसी पे चार्ज करना, ठीक है। और इंडिक्ट, आप देखिए इसके जो लास्ट सिनोनिम है इनक्रिमिनेट, बट इंडिक्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी पे दोष लगाना, किसी पे ब्लेम लगाना। और जो इसका एंटोनिम मतलब जो इसका उल्टा है वो है एक्सक्यूपुलेट या फिर पार्डन, मतलब किसी को दोष मुक्त करना। सो पार्डन और एक्सक्यूपुलेट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब दोष मुक्त करना। असेंड भी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वर्ड। सो जितने भी मैं आपके लिए वर्ड्स लाई हूँ ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। असेंड का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा बचपन में मैथ्स में। सो छोटे से ऊपर जाना, बढ़ना, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, छोटा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। सो ये होता है क्लाइम। क्लाइम भी तो हम कैसे करते हैं, सीढ़ियाँ हम क्लाइम करते हैं ना, सबसे छोटी सीढ़ी फिर उसके ऊपर ऊपर। सो एस्केलेट का भी यही मतलब होता है। एस्केलेटर्स आपने देखा होगा मॉल्स में, चलने वाली जो सीढ़ी होती है उसको एस्केलेटर बोलते हैं। सो एस्केलेट का भी यही मतलब होता है, छोटे से आगे बढ़ना, ऊपर ऊपर जाना। डिसेंड, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंड ऊपर से नीचे आना। और डिक्लाइन, डिक्लाइन भी क्या होता है, अच्छे से कम कम होके बुरा होना, मतलब पीछे बढ़ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे स्टार लगा लो, एसिडियस। ये एनवीएस के एग्ज़ाम में किसी में पूछा गया था, आई गेस इंग्लिश के एग्ज़ाम में ये वर्ड आया था, एसिडियस। एसिडियस का मतलब होता है परिश्रमी, मतलब काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी इंसान, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान। सो इंडस्ट्रियस,
एक्टिव, डिलिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब ये एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि अब तो पूछना ही सबने बंद कर दिया क्योंकि इतना कॉमन हो गया ये वर्ड। सो डिलिजेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिवोटेड, टायरलेस, लेबोरियस, केयरफुल, अटेंटिव, ये सारे ही असीडियस के सिनोनिम्स हैं, या फिर जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सिनोनिम्स। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मतलब सुना होगा आपने ज़्यादातर लोगों ने कि जब आप कोई काम ध्यान से नहीं करते हो। सो नेग्लिजेंट, लेजी, स्लगिश। स्लगिश का क्या मतलब होता है? काफ़ी लेथार्जिक, आलस से भरा हुआ इंसान। आइडियल मतलब खाली। इंडोलेंट मतलब, इंडोलेंट का भी वही मतलब होता है, काफ़ी आलसी इंसान। ठीक है, जो आलसी इंसान होगा क्या वो एसिडियस परिश्रमी होगा? नहीं, तो तभी ये इसका ऑपोजिट है, एंटोनिम है। सो नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है साहसी, काफ़ी ब्रेव इंसान, बोल्ड। सो जो इसके सिनोनिम्स है ये भी आ रखे है किसी एग्जाम में, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब काफ़ी ब्रेव, करेजियस, एडवेंचरस, डेयरिंग। ट्रूथ एंड डेयर खेला होगा। डेयर मतलब अगर आप में साहस है तो आप वो काम करके दिखाओ, ठीक है। बोल्ड, करेजियस, इंसॉलेंट इंपॉर्टेंट है, और इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इधर जो इंपॉर्टेंट है वो है इंटरपिड, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट। और जो इसके ऑपोजिट्स है वो भी हम देखते हैं। कर्टियस, हम्बल मतलब काफ़ी शांत, ठीक है। बोल्ड नहीं बट पोलाइट। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब वही काफ़ी एकदम शांत बंदा। फियरफुल, डरपोक भी कह सकते हैं, बोल्ड का ऑपोजिट डरपोक भी हो सकता है। और टिमिड, टिमिड का मतलब भी एकदम फियरफुल का मतलब जो इंसान बहुत डरा डरा रहता है ना, गुमसुम तो नहीं बोलूँगी, सहमा सा, तो वो टिमिड बोलते हैं हम उसे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिसिटी। ऑडिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडिसिटी का मतलब होता है गुस्सा करने वाला इंसान। सो बोल्डनेस, एरोगेंस, करेजियस। करेज तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बट जो एरोगेंस है ना, ऑडिसिटी मतलब काफ़ी घमंडी इंसान, उसमें फुल ऑफ एरोगेंस। अब जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो होगा डरपोक, जिसमें हिम्मत नहीं है। और माइल्डनेस, माइल्डनेस का मतलब भी काफ़ी शांत। नेक्स्ट आ जाओ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ठीक है। अब जो इसके मिलते जुलते वर्ड्स है सिनोनिम्स वो होंगे प्रोपिशियस, प्रोपिटियस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिलता है। फॉर्चुनेट, बेनिंग, होपफुल, फेवरेबल। सो 2-3 वर्ड्स, एक तो ये जो फर्स्ट वर्ड है प्रोपिटियस और बेनिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और जो इसका एंटोनिम है वो इनऑस्पिशियस, बेलफुल इंपॉर्टेंट है। इन मतलब इनका मतलब है अशुभ, ठीक है। बेल, इनऑस्पिशियस, इल फेटेड, ऑमनियस आपने सुना होगा, अनलकी, ये सारे ही इसके ऑपोजिट्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक भी ज़्यादातर लोगों को मतलब पता होगा। ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम विश्वास करने लायक, एकदम सच्चा। आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा ये एकदम ऑथेंटिक चीज़ है। ऑथेंटिक मतलब एकदम डिट्टो, एकदम सच्ची, एकदम डिट्टो, सेम टू सेम, या एकदम एकदम वैसी ही, ठीक है। सो ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम असली या फिर विश्वास करने लायक। सो जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो होंगे एक्यूरेट। क्रेडिबल पे डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, ये एनवीएस में भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, और हरियाणा के भी जब ये एचटेट वगैरह हुआ था ये तब भी किसी एग्ज़ाम में आया था। एचटेट जो भी 2022 में हुआ था लास्ट दिसंबर में। सो क्रेडिबल, जेन्युइन, रिलायबल, वर्टिएबल, रियल, प्योर, एक्चुअल, ट्रू। सो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब क्रेडिबल, मतलब एकदम ट्रस्टवर्दी, सच्चा। और जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा फॉल्स, बोगस। बोगस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑप्शंस में एग्जाम्स में आता है। बोगस का मतलब झूठा, जो विश्वास करने लायक नहीं है। फिक्शियस, फिक्टिशियस, आर्टिफिशियल, फेक। फेक, आर्टिफिशियल आपको पता ही है। सो यहाँ पे फिक्टिशियस इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस मतलब जो कि विश्वास करने लायक नहीं है। काउंटरफीट, अनरियल, तो ये सारे ही इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सिलरी पे। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, मतलब कोई हेल्प करने वाला। ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में अगर पढ़े हैं तो वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स को ही तो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं,
इज, आर जो मेन वर्ब के साथ लगते हैं उनकी हेल्प करते हैं. सो ऐसे आप याद रख लो. ऑक्सिलरी मतलब हेल्प करने वाला. सो हेल्पिंग, सुबॉर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल, ये सारे ही इसके सिनोनिम्स है. और जो इसके एंटोनिम्स है वो है फंडामेंटल. फंड मतलब सहायक का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होएगा? मेन. सो जो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वो होगा फंडामेंटल, प्रिंसिपल मतलब मेन, मेजर, एसेंशियल, प्राइमरी, चीफ, मेन, ये सारे ही इसके एंटोनिम्स हैं. ऑकवर्ड बहुत लोग यूज़ भी करते हैं वर्ड. ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब. सो जो इसके मिलते जुलते सिनोनिम्स है, मिलते जुलते वर्ड्स हैं वो है रूड, ब्लंडरिंग, ठीक है. और जो इसके एंटोनिम्स है वो है क्लेवर या फिर एड्रॉइट. एड्रॉइट का मतलब होता है चालाकी. सो एड्रॉइट इंपॉर्टेंट वर्ड है. एड्रॉइट का क्या मतलब है? क्लेवर, चालाकपना. ऑकवर्ड का मतलब अजीब. तो जो रूड लोग होते हैं हम कहते हैं ना बड़ा अजीब है या बड़ी अजीब है ये. सो इसलिए इन्होंने इसका सिनोनिम रखा हुआ है. नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सियम. एक्सियम का मतलब होता है एकदम सर्वसत्य. कोई भी जो रूल या बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक्सियम का मतलब होता है कोई रूल जो कि एकदम चेंज नहीं हो सकता और जो कि एकदम ठीक है. प्रिंसिपल्स आपने सुना होगा ना, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ दिस. सो प्रिंसिपल्स की जगह हम एक्सियम वर्ड भी या फिर 5 रूल्स ऑफ दिस, सो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं. सो जो इसके सिनोनिम्स है वो है अडेज, मैक्सिम या फिर ट्रुथ. सो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है अडेज, ठीक है. मैक्सिम भी इम्पॉर्टेंट है बट अडेज वर्ड एग्जाम में ऑप्शंस में बहुत देखने को मिलता है. सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सर्व सत्य कोई चीज़. और जो एंटोनिम है इसका वो है एब्सर्डिटी और या फिर ब्लंडर. एब्सर्ड मतलब होता है ऑकवर्ड. एब्सर्ड मतलब जो कि चीज़ क्लियर नहीं है. ब्लंडर मतलब गलती, ठीक है. सो ये इसके ऑपोजिट्स है. बैफल. बैफल का क्या मतलब होता है? चकरा देने वाला. जब आप एकदम ही शॉक आपको मिल जाए ना, तो या फिर मतलब जब आप एकदम हैरान हो जाते हो और कोई चीज़ देख के आपको लगता है कि एकदम अनरियल सी चीज़ है, सो वो होता है कि बैफल्ड मतलब एकदम बहुत ही अलग वे में सरप्राइज्ड कि आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, ठीक है. अब इसके जो सिनोनिम्स है वो है एस्टाउंड, फेज, फ्रस्ट्रेट या फिर परप्लेक्स. सो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है एस्टाउंड. परप्लेक्स भी आपको पता होना चाहिए, इसका यही मतलब होता है चकरा देने वाला. बैफल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है खुद में ही. और इसके जो एंटोनिम्स है वो है कंपोज, फैसिलिटेट, क्लैरिफाई. मतलब जब आप किसी को अच्छे से दिखा रहे हो और उसे मतलब क्लैरिफाई कर रहे हो और एकदम से उसे हैरान नहीं कर रहे हो, तो इसलिए इसके ऑपोजिट्स है. नेक्स्ट है बार्बरस. इस पे आप डबल स्टार लगा लो, ये वर्ड बहुत आता है. बार्बरस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत अलग है, जो कि अभी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी गई है, ठीक है. वो हमारी सोसाइटी से जो अलग बहुत चल रहा है और ये नहीं कि बहुत अच्छा है, वो बहुत बेकार है. उस वे में हम बोलते हैं काफ़ी सैवेज है, काफ़ी बार्बरस है. मतलब इसमें किसी भी चीज़ की समझ ही नहीं है कि कोई चीज़ कैसे करी जाए. सो हिंदी में जो इसका मतलब लिखा है वो लिखा है बर्बर. सो इसके सिनोनिम्स आप देख लो. बार्बरस इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, काफ़ी एग्जाम में. और जो अनसिविलाइज्ड है, आपको सिविलाइज बंदा कौन होता है? सिविलाइज मतलब जो सोसाइटी के रूल के हिसाब से चले, और जो सोसाइटी के रूल के हिसाब से नहीं चल रहा वो अनसिविलाइज्ड आदमी है, वो एक बार्बरस आदमी है. या फिर सैवेज. सैवेज का भी क्या मतलब होता है? सेम, जो कि सिविलाइज्ड नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं है. फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स, ठीक है, हैरान कर देने वाला. जो कोई सोसाइटी के हिसाब से चीज़ नहीं हो रही तो ऑब्वियसली उस चीज़ को देख के आप हैरान ही तो हो गए. सो फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा. और जो इसके ऑपोजिट्स है वो है कल्चर्ड, ह्यूमेन, सिविलाइज्ड. मतलब जिस कल्चर्ड कौन सा पर्सन होता है? जो सोसाइटी के हिसाब से चलता है उसे हम ह्यूमेन भी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है बैरोक. इसका मतलब होता है हिंदी में विचित्र या फिर काल्पनिक, मतलब अलग, जो कि एकदम अनरियल सा ही लगे. बैरोक इंपॉर्टेंट है वर्ड.
ज़्यादा एग्ज़ाम्स में देखने को नहीं मिला है, बट हाँ एक आधे एग्ज़ाम में ये ऑप्शंस में देखा गया है ये वर्ड। सो जो इसका मतलब होता है वो होता है फ्लोरिड और गिल्ट, जिनका दोनों का ही मतलब, गिल्ट ये दूसरा गिल्ट नहीं है GUILT, वो गिल्ट तो होता है कि जब हमारा हमसे कोई गलती हो जाए और उस गलती की हमें बार बार ही बुरा लगता रहे, वो गिल्ट अलग है। बट जो ये GILT और ये फ्लोरिड है, इसका मतलब है विचित्र, एकदम अलग। और जो अनोखा, अनोखा भी बोल सकते हैं। और जो इसके ऑपोजिट्स है वो है प्लेन, मतलब एकदम सिंपल, कोई चीज़ अलग नहीं है, काफ़ी प्लेन है, काफ़ी सिंपल सी है। या फिर अनएडॉन्ड। अब देखो अडॉन का मतलब क्या होता है, काफ़ी सजा हुआ, काफ़ी सुंदर, ठीक है। अनअडॉन्ड मतलब जो कि काफ़ी सिंपल सा है, बिल्कुल भी सजा नहीं हुआ, काफ़ी एकदम सिंपल टाइप्स, तो इसलिए इसका एंटोनिम है ये। बैरन का मतलब है बांझ, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कुछ भी उगा नहीं सकते, उपजाऊ चीज़ नहीं है जो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैरन। अब जो इसके सिनोनिम्स है वो है डेसोलेट, बैरन एग्जाम में आता है, डेसोलेट भी एग्जाम में आता है, स्टेराइल का मतलब एग्जाम में आता है, ठीक है। जो डिजर्ट है, रेगिस्तान, वहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं होती ना, तो इसलिए इसका सिनोनिम है चाइल्डलेस, बेयर, बेयर मतलब खाली, ठीक है, अनप्रोडक्टिव, डल। सो ये सारे ये वर्ड्स का, जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े इनका यही मतलब है, यहाँ पे कुछ उग नहीं सकता, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसके जो एंटोनिम्स है वो है डैम्प, फर्टाइल, यील्डिंग, फेकंड, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल। इन सब, डैम्प इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन सभी का ही मतलब है जहाँ पे प्रोडक्शन हो सकती है, उपजाऊ जो चीज़ है। नेक्स्ट है बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट। सो जो बैरियर के सिनोनिम्स मिलते जुलते वर्ड है वो है बैरिगेड, ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टिकल, रोड ब्लॉक, बॉटलनेक, इम्पीडेमेंट। सो इम्पीडेमेंट एक नया वर्ड है, इस बैरियर, और सारे वर्ड्स आपने सुने ही होंगे, बैरियर भी आपने सुना होगा। सो जो यहाँ पे न्यू वर्ड है वो है इम्पीडेमेंट। इम्पीडेमेंट का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ में रुकावट डालना। सो ये आप देखो, आपको ना ही यहाँ पे अलग से एंटोनिम्स पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं तो बुक्स में आपको मिलेंगे सिर्फ सिनोनिम्स, ठीक है, 20, 25, 30 पेजेस में सिर्फ सिनोनिम, और अलग से 20, 25 पेजेस में फिर उनके एंटोनिम्स। सो यहाँ पे आप देखो हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स भी सामने है और उनके एंटोनिम्स भी। एग्जाम में सीधा सिनोनिम है तो एंटोनिम पूछेंगे, एंटोनिम है तो उसका सिनोनिम पूछेंगे। सो अगर आप इस वे से पढ़ोगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरी पहले की वीडियोस भी देखना, उनमें भी मैंने इसी प्रकार के, इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स करा रखे हैं। सो मेक श्योर कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मिस ना कर दो, क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड्स पूछे जाते हैं और मेरे पास आगे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सो बैरन हमने कर लिया, बैरियर भी, बैरियर के हम एंटोनिम देख रहे थे। बैरियर के जो एंटोनिम होते हैं वो होते हैं लिंक, असिस्टेंस या हेल्प। सो जब हम किसी को रोक नहीं रहे तो उसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। असिस्ट, असिस्ट का मतलब भी तो हेल्प करना ही होता है। नेक्स्ट आ जाओ बेस। जो बेस का मतलब है वो है खोटा, या फिर खोटा सिक्का आपने सुना होगा, या फिर तुच्छ मतलब एकदम बेकार, ठीक है। सो एक तो बेस होता है कि मतलब साइंस में आपने सॉलिड बेस वो वाला सुना होगा, नहीं तो जो सॉलिड चीज़ होती है ना, जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे भी हम बेस बोलते हैं। बट जो वैसे बेस का मतलब है वो होता है वल्गर, मतलब बहुत बेकार, तुच्छ, ठीक है। सो जो इसके सिनोनिम्स है वो है वल्गर या फिर कोर्स। यहाँ पे कोर्स के जो स्पेलिंग है COARSE, कोर्स का क्या मतलब है, काफ़ी रूड, काफ़ी बेकार, ठीक है। सो कोर्स एग्जाम में स्टार लगा लो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कोर्स का मतलब है रूड, बेकार, वल्गर, खराब, ठीक है। जो इसके एंटोनिम्स है वो है नोबल या फिर समिट। तो इन दोनों का ही क्या मतलब है, नोबल का मतलब आपको पता ही होगा, काफ़ी अच्छा। सो बैटी, बैटी का मतलब पागल, स्टूपिड आपने सुना होगा। सो बैटी वर्ड आपने पहली बार सुन रहे होंगे, बट बैटी का जो, अगर हम बोले किसी को पागल, हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हम उसको बैटी इंग्लिश में बोल सकते हैं, या फिर हम बैटी की जगह जो इंग्लिश वर्ड है वो स्टूपिड बोल सकते हैं। इनसेन, सिली। इनसेन का क्या मतलब होता है, पागल, और जो इसका ऑपोजिट है वो सेन, सेन मतलब समझदार। नेक्स्ट वर्ड है बाउदी। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे हैं
तो आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ कम से कम न्यू वर्ड्स, इतने सारे नहीं, एटलीस्ट मैं 15-20 वर्ड्स आपको रोज़ करा दूँ, सो दैट आई कैन डू एवरी डे. इफ़ यू वांट मी टू डू इट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो ऑब्वियसली मैं 15-20 नहीं कराऊंगी, मैं ज़्यादा ही कराऊंगी अगर मैं लेके कराऊंगी, बैठूंगी करवाने. सो बट अगर आपको ये वर्ड्स पसंद आ रहे हैं, अगर लग रहा है कि आपके लिए वैल्यूएबल है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं कराऊंगी. क्योंकि आपके और एग्ज़ाम सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, अगर आप और भी फ्यूचर में एग्ज़ाम्स दोगे या सोच रहे हो, सभी जनरल इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में ये वर्ड यही पूछे जाते हैं जो हम कर रहे हैं. सो इस पेज पे भी हम देखते हैं क्या है. बॉडी, ये वो बॉडी नहीं है शरीर वाला, BODY नहीं, बट बॉडी का मतलब है गंदा या फिर अश्लील. इसका भी वही हो गया, इरोटिक, क्योर्स, वल्गर. ठीक है. और जो इसके एंटोनिम्स है वो एकदम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, काफ़ी डिसेंट या फिर मॉरल. सो समझना, बाउडी मतलब वल्गर, तुच्छ, अश्लील, कोर्स. और नेक्स्ट है बीफॉग्ड. बीफॉग्ड का मतलब होता है, फॉग आपको पता होगा, फॉग मतलब धुंध. ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना. अगर इसमें फॉग आ रहा है तो मतलब अंधकार, कुहासा हिंदी में. सो सिनोनिम है डिम, बी क्लाउड, बी फडल्ड. सो बेसिकली धुंधला काइंड ऑफ इसका मतलब है. ठीक है, जो सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए, और जो इसके एंटोनिम्स है वो होगा क्लियर हेडेड, अनक्लाउड. नेक्स्ट बिलीव. बिफॉग्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है. खैर, बिलीव का मतलब सबको पता ही होगा. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करने लायक. अब जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो होगा ट्रस्ट, मतलब विश्वास करना, सर्टेनिटी, फेथ, ट्रुथ, रिलायंस. रिलायंस सबने वर्ड बहुत सुना है, बट जो रिलायंस का मतलब होता है, रिलायंस का मतलब, ये वर्ड नाम ही आया कहाँ से? रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास. सो रिलायंस इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आता है, सबको सुना सुनाया वर्ड है, काफ़ी कम लोगों को इसका मतलब पता होता है. रिलायंस मतलब ट्रस्ट, विश्वास करने लायक. और जो इसके एंटोनिम्स है वो होगा डिसट्रस्ट, मतलब जो कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते जिसको, डिसबिलीफ, सस्पिशन, डाउट. तो सारे ये इसके एंटोनिम्स है. नेक्स्ट है बीनीथ. बीनीथ मतलब नीचे. अब इसके सिनोनिम्स देखो, बिलो, इन्फीरियर. इन्फीरियर अभी हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था कुछ टाइम पहले ही, इसी मतलब सितंबर में, हाँ इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके अंदर ये वर्ड आया हुआ है, इन्फीरियर, सुपीरियर. सो ईजी है ये वर्ड, बट आ सकता है एग्ज़ाम में. इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे, काफ़ी नीचा, बेकार, बैड. सो हम क्या कर रहे थे, हाँ बीनीथ. तो जो इसके सिनोनिम्स है वो है बिलो, इन्फीरियर, अंडर, डाउन, अंडरनीथ. और सो जो इसके एंटोनिम्स है वो है अप, बियॉन्ड, ओवरहेड, ओवर, अबव, मतलब ऊपर. सुपीरियर भी हो सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनेडिक्शन. इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुतों ने देखा होगा एग्जाम में. बेनेडिक्शन का मतलब होता है मंगल कामना या फिर किसी को आशीर्वाद देना. सो किसी को ब्लेसिंग देना, हिंदी में मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो किसी को आशीर्वाद देना या ब्लेसिंग्स देना. हम गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, तो वो बेनेडिक्शन ही है. सो सिनोनिम्स हो गए ब्लेसिंग, बून, बेंशन, प्रेयर, ग्रेस, फेवर, ग्रैटिट्यूड. इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा. बैप्टिज्म, ऑरिजन. ऑरिजन एक न्यू वर्ड है आपके लिए, एग्जाम में ज़्यादा नहीं आया, बट ठीक है आपको पता होना चाहिए, क्या पता आगे आ जाए. सो ये बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग का ही एक सिनोनिम है ऑरिजन. और जो इसके एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम मतलब जो इसके उल्टे ऑपोजिट्स हैं, कर्स. कर्स मतलब किसी को बहुत ही, आशीर्वाद का उल्टा क्या होगा, किसी को बद्दुआ देना. कर्स मतलब बद्दुआ. सो एनाथेमा, बेन, अफ्लिक्शन, मेलडिक्शन. तो सारे ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, कर्स और बेन इंपॉर्टेंट है, बेन एग्जाम में देखते हैं हम, ऑप्शंस में आता है. नेक्स्ट है बेनेवलेंस. बेनेवलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बेनेवलेंस का मतलब होता है कृपा करना. सो बेनेवलेंट कौन होता है? काफ़ी दयालु आदमी, वही तो कृपा करते हैं औरों पे, जो दयालु है. सो जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, हेल्पफुल भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, ह्यूमैनिटी, जनरॉसिटी. और जिसके एंटोनिम्स है मेलेवलेंस. मेलेवलेंस जो कि बिल्कुल उल्टा है दयालु के, कपटी, बेकार आदमी, मतलब मेलेवलेंस. और इनह्यूमन मतलब जिसमें ह्यूमंस वाली क्वालिटी नहीं है, मतलब बेकार. नेक्स्ट है बेनिंग. बेनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है. बेनिंग का क्या मतलब, किसी को ये वर्ड मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, न्यू वर्ड है ये. बेनिंग का सिंपल सा मतलब है काफ़ी फ्रेंडली. ठीक है,
एमिएबल एक इसका सिनोनिम है और एमिएबल एग्ज़ाम में बहुत आता है, मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, 555 टाइम्स स्टार लगवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। बेनिंग का मतलब होता है फेवरेबल या फिर फ्रेंडली, और जो इसके एंटोनिम्स है मतलब क्रूअल या फिर मेलिगनेंट। मेलिगनेंट मतलब जो कि बिल्कुल रूड है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बेकार। नेक्स्ट है बीविचिंग। बीविचिंग मतलब मोहित करने वाला, ठीक है, जिससे आप इजीली मोहित, इन्फ्लुएंस हो जाओ। और इसके जो सिनोनिम्स है वो है एल्योरिंग, मैजिकल, फैसिनेटिंग। और जो इसके एंटोनिम्स है वो है रिपल्सिव या फिर रिपंजेंट। जो आपको चीज़ें मोहित नहीं कर रही होगी वो आपको रिपल्स कर रही है। रिपल्स मतलब आप किसी चीज़ से दूर भागो, है ना। और बीविचिंग मतलब किसी चीज़ से आप मोहित होकर उसके पास जाना चाह रहे हो। हाँ, आज हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी कर लिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और हमने प्रीवियस ईयर्स भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये, खैर इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, एंड लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।